नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि हम लोग BS PSCL का सेट कर रहे हैं, तो ये रुक्मणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का बुक है। जैसा कि 7 सेट हो गया है हमारा। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ये है हमारा सेट नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा कि आप लोग का 100 क्वेश्चन हो जाने के बाद कितना स्कोर आया है, और आप लोग 1 से 100 तक देखा कीजिए। ये प्लेटफॉर्म रुक्मणी का बुक है, कोई आलतू फालतू बुक नहीं है। इससे पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका यानी कि छपेगा एग्जाम में। अगर आप पूरा देख लेते हैं वीडियो को तो हम यकीन मानिए कि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपका हूबहू जो पूछा गया है वही आ जाएगा। इसीलिए सेट का वीडियो का पूरा देखा करें। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, पहला है हमारे पास जीके से। देख सकते हैं ये पॉलिटी से है, नहीं सॉरी, ये जो है हमारा, देखिए, वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है। यानी तापमान बढ़ता है तो उसका गैस का आयतन भी बढ़ता है। ठीक है, तो उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घटता है, यानी उसके समानुपाती है तापमान का। तो ये देख लीजिए आप लोग, किसने कहा था, यहाँ पे ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये चार्ल्स का नियम है। इसमें यानी कि तापमान और आयतन समानुपाती होता है एक दूसरे के। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। आप लोग लास्ट में बताइएगा आप लोगों का स्कोर कितना आया है। एक कॉपी कलम लेके बैठ जाइए आप लोग और टिक लगाते जाइए, लिखते जाइए, 1 का C 2 का B ऐसे करके, और लास्ट में कमेंट कीजिएगा आप लोग का स्कोर कितना आया है। नेक्स्ट है हमारा मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में है, तो ये बताना है। तो ये जो है सो कर्नाटक में है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है हमारा तीसरा नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धन विधेयक जो है तो ये लोकसभा में ही स्थापित किया जा सकता है। और धन विधेयक जो आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 108 के तहत धन विधेयक हमारा वर्णित है संविधान में। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर, 4 नंबर है हमारा, सॉरी, धन विधेयक जो है हमारा 109 में है। ठीक है, 109 में। नेक्स्ट है हमारा चौथा नंबर, किस भारतीय अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया। ये करेंट अफेयर से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताना है आपका राइट आंसर किससे, यानी कि किस अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा C नंबर, करीना कपूर को। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर। देखिए यहाँ पे मिलान करने का है, आप लोग देख लीजिए एक बार, और इसका ऑप्शन भी दिखा देता हूँ आप लोग को। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 का D। यानी कि देखिए बॉक्साइट जो होता है ये झरिया में होता है। झरिया जो हमारा है ये झारखंड में पड़ता है। और ये B का 2 अभरक, अभरक जो है हमारा भीलवाड़ा में होता है। बाकी बात C की बात करें कोयला, सॉरी, 1 का तो A है ना, यहाँ पे 1 का हमारा A है, यानी कि बॉक्साइट लोहरदगा में पड़ता है। और ये अभरक जो है हमारा, अभरक भीलवाड़ा में है। कोयला जो है हमारा झरिया झारखंड में है। और ये तांबा, तांबा जो है हमारा सो झुंझुनू में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर। तो देख सकते हैं ये भी पॉलिटी से है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में वर्णित है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर है हमारा, निम्न में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। आर्य समाज का जो स्थापना हुआ था 1875 में बम्बई में, और इसका स्थापना जो किया था दयानंद सरस्वती, उनका एक नाम और था मूल शंकर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अगर हम बात करें ब्रह्म समाज की, बात करें यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना, तो इसका स्थापना जो है सो इसका भी बम्बई में ही किया गया था, और बम्बई से लाहौर स्थापित किया गया था। और सत्यशोधक समाज जो है ये ज्योतिबा भी फुले किया था 1873 में। और सॉरी, ब्रह्म समाज जो है सो इसका 1828 में हुआ था, 1828 में, हाँ। और अलीगढ़ आंदोलन जो है सो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये याद नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी करेंट अफेयर से है। जून 2024 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो देखिए जून का ये पूछा जा रहा है, तो उस टाइम तो 82 था, इसका राइट आंसर 82 हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो अभी जो हमारा है 85 हो गया है टोटल। अभी 3 ऐड हुआ है तमिलनाडु में, और इसके पहले हमारा बिहार से 2 ऐड हुआ था, बिहार से ही नागी नकटी, जो दोनों जमुई जिला में है। तो इसको टोटल बिहार में जो है सो 3 है, याद रखिएगा। एक कांवर ताल है, ये बेगूसराय में है, हाँ। तो याद रखिएगा आप लोग, 3 है बिहार से। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर है हमारा, सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों की पहचान करें। यानी सरदार सरोवर परियोजना जो है किन किन राज्यों से होकर, यानी किन किन राज्य उसका लाभान्वित होते हैं, कौन कौन से राज्य, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए एक बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। देखिए अगर मैप में देखा जाए तो पहले राजस्थान है, उसका सटा हुआ नीचे गुजरात है, और गुजरात से नीचे यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के सटा हुआ मध्य प्रदेश है। तो ये चारों राज्य लाभान्वित होते हैं सरदार सरोवर परियोजना से। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर। देखिए बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो बाणगंगा उत्सव अभी मनाया गया है, और महाराष्ट्र में किस जगह पे मनाया गया है? देखिए इतना डीपली तो नहीं पूछेगा, लेकिन इतना ध्यान में रखना है कि बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, और बाकी बात देख लीजिए कौन से जिले में, यानी कौन से शहर में मनाया जाता है महाराष्ट्र के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। नेक्स्ट है हमारा, ये है हमारा रीजनिंग से। ठीक है, 10 आपका रीजनिंग रहेगा, और रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें आप लोग, क्योंकि ये जितना बन जाएगा उतना सही हो जाएगा आपका। तो 11 नंबर है हमारा। देखिए 58 से 73 हुआ, 73 से 9, 138, 193। अगला संख्या पूछा है कि क्या होगा। देखिए इन सब के बीच जो रिलेशन होता है वही बढ़ के यहाँ पे भी होता है। तो देख लीजिए कि कितना बढ़ा है, कभी प्लस का हो जाएगा, कभी गुना का होता है, कभी भागा का होता है। तो देखिए इसमें आप जोड़िएगा, कितना जोड़िएगा तो 73 हो जाएगा। इसमें 15 जोड़िएगा तो 73 हो जाएगा, और 73 में कितना जोड़िएगा तो 99 हो जाएगा। तो इसमें 26 जोड़िएगा, तो यानी कि 15 के बाद क्या हुआ 26। ठीक है, और 99 में कितना जोड़िएगा तो 138 होगा तो 39, सॉरी यहाँ पे 58 में जो है, देखिए ये मैंने बनाया था, ये मुझे लगता है गलत होगा। ठीक है, मुझे अभी याद आया, क्योंकि यहाँ पे जो 15 का गैप दिया हुआ है वो उससे गलती हो गया है। क्वेश्चन जो छापा है यहाँ पे 60 लिखना चाहिए उसको। ठीक है, क्योंकि 13 का यहाँ पे गैप हो रहा था, ये देख लीजिएगा, 13 दूना 26, 33 39, 13 चौका 52, इस तरीके से यानी कि इसका है। ठीक है, तो ये गलत है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन इसका आंसर जो सही दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 60 होगा, बस ये सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 268। ठीक है, देखिए 193 यानी कि 7, और 68 कितना बढ़ा 75। ये देख लीजिएगा आप लोग, हमको लगता है जहाँ तक ये गलत है। 12 का ये देखिए त्रिभुज, हर एक सेट में इसका दिया गया है कि कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज गिनने के लिए आपको आना चाहिए, क्योंकि ये रीजनिंग में एक नंबर हमको लगता है इससे पूछा जाएगा, कितने त्रिभुज हैं। देखिए ये तो सिंपल है, इसमें तो आप गिन सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर। देखिए ये भी रीजनिंग है, हाँ।
देखिए इसमें क्या होता है करना कि जैसे त्वचा, तो त्वचा से संबंधित है स्पर्श, यानी कि हमारे शरीर में त्वचा जो हमारा है उसको हम छू के देख सकते हैं, ठीक है, छू के पता लगा सकते हैं हाँ ये त्वचा है। लेकिन और नाक का क्या काम होता है, तो नाक का जो काम होता है कि गंध से पता लगाना, ठीक है, गंध से, तो नाक का जो गंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 13। 13 देख लीजिए यहाँ पे, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, यानी नेत्र विज्ञान। तो नेत्र विज्ञान जो है सो आंख से संबंधित है, तो त्वचा विज्ञान किससे संबंधित होगा, तो त्वचा विज्ञान हमारा जो होता है वो किससे संबंधित है ये पूछा गया। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर इसका राइट हो जाएगा त्वचा, ठीक है। देखिए नेत्र विज्ञान यानी इंग्लिश में पढ़िए तो समझ में आएगा आपको। ऑप्थेल्मोलॉजी आई से संबंधित, आंख से संबंधित है, यानी किसमें किसका अध्ययन किया जाता है ये पूछा गया है। अगर आप घटना चक्र पढ़ते हैं तो वो साइंस के पहले पेज पे ही ये दिया गया है, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन होगा, इसको रट लेंगे आप तो इसको कवर कर लेंगे। बाकी बात देखिए, त्वचा विज्ञान डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है ये आप लोग पढ़े होंगे बहुत लोग, तो त्वचा का अध्ययन किया जाता है, ये क्वेश्चन है। बहुत हिंदी में समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश भी पढ़ लिया कीजिए। अब देखिए ये है हमारा, ये भी रीजनिंग है, अनुपात से क्वेश्चन है, 2, 3, 5, ठीक है, अनुपात में है। एक थैले में 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा के सिक्के शामिल है, जिनकी राशि 550, यानी 550 रुपया टोटल है तीनों को मिला के। 50 पैसे की सिक्के 20 पैसे के सिक्के से बनी धनराशि के बीच कितना अंतर है, ठीक है। देखिए 50 और क्या पूछा है 20, देखिए ये है 50 पैसा का अनुपात, दो जो दिया है, और ये है 20 पैसा, इन दोनों के बीच अंतर पूछा है, ठीक है। तो देखिए सबको हम पहले रुपया में बना लेंगे। 50 पैसा, 50 पैसा को अगर रुपया में बनाएंगे तो कितना सिक्का लगेगा, दो सिक्का, यहाँ पे लिख लीजिए। 25 पैसा को बनाएंगे आप तो कितना, 1 रुपये बनाने के लिए 4 सिक्का लगेगा, और 20 पैसा के लिए 5 सिक्का लगेगा। देखिए सिक्का का अनुपात हमारा निकल चुका है, ठीक है, यानी रुपया का, सिक्का का, हाँ सिक्का का निकल चुका है। तो इसी बेसिस पे आप निकाल के यहाँ पे पता कर सकते हैं, ठीक है। 15 का हो जाएगा सी, 0 रुपया, ठीक है, 0 रुपया। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर, मुरझाना कुम्हलाने से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पनपना या बढ़ना डैश से संबंधित। देखिए कोई चीज मुरझा जाता है तो कहते हैं कि कुम्हला गया, यानी कोई चीज बढ़ रहा है यानी पनप रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, फल फूल रहा है, सीधा सीधा बात, फल फूल रहा है। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर, 17 नंबर है हमारा, इसमें कि भिन्न आकृति को पहचानिए। तो आपको थोड़ा देर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा भिन्न है, ठीक है। देखिए ये जितने भी दिए गए हैं ये बाहरी बाहरी ही है, बाहरी बाहरी भी है, लेकिन इसमें देखिए ये यहाँ पे घेरा हुआ है, अंदर भी है बाहर भी है, तो ये हमारा भिन्न है, ठीक है, 17 का सी। नेक्स्ट देखिए हमारा 18 नंबर, 18 नंबर है, एक शहर की जनसंख्या इतना है, ठीक है, प्रतिवर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है, तदनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी होगी, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद पूछा है, तो सबसे पहले जितनी जनसंख्या है मान लीजिए 176 है, 400 इतनी जनसंख्या है, 5% की दर से बढ़ रही है, तो आप 105/100 गुने 105/100 इस तरीके से कर देंगे, ये 2 साल का हो गया, और आप काट देंगे इस पे, तो इसका आंसर जो आ जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर, सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है और उनकी उम्र का अनुपात इतना है। देखिए ये सचिन का दिया हुआ है 7 और ये राहुल का दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला है 7 वर्ष छोटा है सचिन, देखिए अनुपात में कितना कम है, 2 कम है, और वर्ष में कितना छोटा है 7, यानी कि 2 = 7 तो 1 कितना, 3.5, ठीक है, 3.5। अब क्या पूछा है, तो सचिन की उम्र क्या है, तो 3.5, और सचिन का कौन सा अनुपात है, ये 7, 3.5 गुना 7 कर दीजिए तो उसका आ जाएगा उम्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24.5 यानी 24.5 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर, पुस्तक, पुस्तक यानी कि ग्रंथालय,
इंग्लिश में पढ़िए, समझ में आएगा। बुक, लाइब्रेरी, बुक कहाँ रखा होता है? लाइब्रेरी में। उसी प्रकार अगला जो संबंधित होगा इसी से संबंधित होगा। तो देखिए, मछली कहाँ रखी होती है? नदी में। नदी कोई रखने की जगह नहीं, तालाब में भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। हवाई जहाज आकाश में, क्यों हवाई जहाज नीचे नहीं रहता? नीचे भी रहता है। गुलदस्ता फूल, फूल में नहीं, ये भी गलत है। जहाज को कहाँ रखा जाता है? बेड़ा में, ये सही है, ठीक है। वो रखने का जगह था, उसी हिसाब से होगा। आप लोग पढ़ेंगे एक दो बार तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 21। देखिए हिंदी से है, 10 नंबर आपका हिंदी रहेगा, महत्वपूर्ण हिंदी है आपका, ठीक है। इससे आपको कम से कम 8 से 9 सही करना है, तभी आपका बेड़ा पार लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या है? मुहावरा, इधर उधर की हाँकना, ठीक है। इसका मुहावरा का मीनिंग पूछा है, क्या होगा? इधर उधर की यानी डिंग हाँकना, बेकार की बातें करना, ठीक है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा 22। क्षणिक का विलोम पूछा है, ठीक है। क्षणिक का विलोम, तो क्षणिक का जो हमारा विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाश्वत। क्षणिक होता है कुछ समय के लिए। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए इसमें नगद लिखा हुआ है, तो नगद किस तरीके से लिखाता है आप लोग को बताना है, ठीक है। तो नगद में गौ नहीं आता है, इतना ध्यान रखना है। गौ नहीं आता है, को आता है, नकद, ठीक है, नकद। आप हिंदी बढ़िया से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर। स्त्रीलिंग पूछा है किसका? लाला का। तो लाला का जो स्त्रीलिंग होता है हमारा, देखिए बहुत लोग इसमें लाली मार देंगे, तो लाली नहीं होगा, ललाइन होगा। अब जैसे कुछ पूछेगा डॉक्टर का, तो डॉक्टर का आप लोग मार दीजिएगा डॉक्टरनी, नहीं होगा वो, डॉक्टराइन होगा। तो ये आप लोग को कुछ चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा 25। देखिए 25 है हमारा, 25 है हमारा। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द, यानी इंद्रियां पे काबू पा लिया, तो जितेंद्रिय, जीत लिया है इसीलिए जितेंद्रिय। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर। प्राचीन काल में बिहार शैक्षिक शैक्षिक धार्मिक सांस्कृतिक और राजनीतिक क्रियाकलापों का मुख्य क्या रहा है? मुख्य केंद्र होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा 27। शुद्ध शब्द बताना है कि संपूर्ण किस तरीके से लिखाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है 28। शुद्ध शब्द नहीं बताना है, सचिदानंद कैसे लिखाता है? तो ये हो जाएगा इस तरीके से लिखाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा 29। पर्यायवाची पूछा है किसका? पर्वत का। पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा? तो देख लीजिए आप लोग छांट के। तो 29 का हमारा हो जाएगा सी। धराधर भी होता है, अद्री भी होता है, अचल भी होता है, मेरू भी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर। देखिए कमल का पूछा है पर्यायवाची, हमारा कमल का पूछा है। तो कमल कहाँ होता है? कीचड़ में होता है, ठीक है, कीचड़ में। तो देखिए वरिज, पंकज, नीरज, जलज, सब के अंत में जो जो आ रहा है, तो इस बेसिस पे भी आप कुछ ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है हमारा 31। 5 नंबर आपका इंग्लिश से रहेगा। देखिए इसमें किस पार्ट में एरर है ये पूछा गया, देखिए पढ़िए सब। वन ऑफ द मोस्ट ग्राफिक डिमोन्स्ट्रेशन वेयर द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। और डी में है नो एरर। तो बताना है कि एरर है या नहीं है, और है तो किस पार्ट में है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसमें एरर है, ठीक है। बेयर के जगह पे कुछ हमको लगता है दूसरा प्रयोग होगा, मेरा भी इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है। देखिए इसमें बताया गया है कि सेम एज द गिवन वर्ड, यानी साइनोनेम पूछा है, तो एब्यूज का साइनोनेम क्या होगा, यानी इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा 33। 33 में अपोजिट पूछा है, यानी कि एंटोनेम, वर्ड थी सॉरी, डी वॉच। डी वॉच का एंटोनेम क्या होगा? तो 33 का हो जाएगा हमारा इलेवेट। नेक्स्ट है हमारा 34। ए पर्सन हु इज मेंटली इल, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुनेटिक। नेक्स्ट है हमारा 35। 35 में है, ये इडियम फ्रेज है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पढ़िए। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। कॉमन सेंस,
12 आइडियाज टेंड टू डिमिनिश व्हेन अटेंशन हैज मूव्ड इजिली वेयर। तो इसका इसमें जो है बताना है कि आपका एरर है, यानी तो 35 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 36। 36 देखिए कंप्यूटर से है, 15 नंबर आपका कंप्यूटर से रहेगा। प्रोलोग निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? प्रोलोग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉजिक प्रोग्रामिंग। आपको समय नहीं मिल पा रहा है आंसर लगाने, तो वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद अपने मन में सोचिए, फिर वीडियो को प्ले करें। 37 चिप को किसका उपयोग करके बाहरी कनेक्शन से निष्क्रिय या काटा जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, CS सेट। नेक्स्ट है हमारा 38। मोबाइल डिवाइस सुरक्षा 3 श्रेणियां में आती है, ठीक है। इनमें से कौन सी मोबाइल डिवाइस सुरक्षा श्रेणी नहीं है, यानी कि 3 है और 1 नहीं है? तो 38 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। सॉरी, उपरोक्त सभी मोबाइल डिवाइस सुरक्षा है। देखिए, बैरियर सुरक्षा भी है, मोबाइल सुरक्षा, ट्रैफिक सुरक्षा भी, और डिवाइस सिक्योरिटी भी, ठीक है। सभी मोबाइल से संबंधित है, मोबाइल का सुरक्षा से। नेक्स्ट है 39। 39 देख सकते हैं, निम्न में से कौन हैकर को किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन का एक हिस्सा खोलने और उसे अन्य सुविधाओं और क्षमताओं के साथ फिर से बनाने में सक्षम बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स इंजीनियरिंग। देखिए, कोई हैकर है, किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को एक हिस्सा खोलने और उसे अन्य सुविधाओं और क्षमताओं के साथ फिर से बनाने में सक्षम बनाता है, रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। एक दो बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। 40 का है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक फील्ड सेवाओं को अनुकूलित करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AI। AI जो है सो कंप्यूटर का 5वां वर्जन है। नेक्स्ट है 41। निम्न में से कौन सा तरीका हैकिंग के लिए मोबाइल फोन को लक्षित करने का उचित तरीका नहीं है? तो देखिए, सब पढ़ लीजिए। देखिए, मोबाइल हार्डवेयर की कमजोरियों को लक्षित करे, इससे भी होगा। ऐप्स की कमजोरियों को लक्षित करे, इससे भी होगा। नेक्स्ट है स्मार्ट फोन में की लॉगर्स और स्पाईवेयर सेटअप करे, इससे भी फोन हैकिंग होगा। लेकिन फोन स्नैचिंग, इससे फोन हैकिंग थोड़े होता है। नेक्स्ट है हमारा 42। 42 है हमारा, देखिए मेमोरी डिवाइस के बारे में है। मेमोरी डिवाइस जो डबल EEPROM, देखिए डबल EEPROM यानी ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है। डबल ई के मतलब यही होता है, लेकिन लागत प्रभावशीलता में भिन्न है, क्या है? तो ये जो है सो ये फ्लैश मेमोरी है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी, आप लोग को बताना है कि ये जो फ्लैश मेमोरी है वोलाटाइल होता है या नॉन वोलाटाइल। मतलब इसका मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि यानी कंप्यूटर के ऑफ होने पे इसमें डेटा रहेगा या नहीं रहेगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा 43। 43 है हमारा, इनमें से किसकी वायरलेस सुरक्षा सबसे मजबूत है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 का डी, WPA3 इसका सबसे मजबूत है वायरलेस सिक्योरिटी। 44 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मॉनिटर टेलीविजन जैसा दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CRT। CRT का जो है सो यानी कि ये टेलीविजन जैसा ही दिखता है, ठीक है। और इसका गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग करते हैं CRT को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 45। MS Excel 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वह फंक्शन जो सेल्स को एक रेंज में दर्ज मानों का योगफल प्रदान करता है? योगफल मतलब क्या होता है? जोड़ना, जोड़ना यानी सम करना। तो 45 का देखिए यहाँ पे क्या दिया है, डी, सम करना। अगर औसत का बोलता तो एवरेज का हो जाता है, मैक्सिमम बोलता है अधिकतम तो मैक्सिमम हो जाता है। तो इस बेसिस पे आप कुछ कुछ ऐसे दिमाग लगा के भी आंसर लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा इंटरनेट पर एक ऐसा सुरक्षित कनेक्शन है
जो यूजर को दूरस्थ स्थान से निजी नेटवर्क से जुड़ने की सुविधा देता है। ठीक है, यानी हम यूजर हैं और हमको किसी निजी नेटवर्क से जुड़ना है, तो उसके लिए जो हमारा है यानी कि लोकेशन कुछ अलग दिखाए। ठीक है, यानी कि हम यहीं पे बैठे बैठे अमेरिका का लोकेशन यूज करके, यानी कुछ यहाँ पे बैन है तो उस बेसिस पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ये पूछा गया है। तो हम लोग ऑलरेडी वीपीएन का प्रयोग करते हैं इस बेसिस पे। ठीक है, वीपीएन, आखिर कोई इंडिया में कोई चीज़ बैन है तो उसको देखने के लिए हम लोग वीपीएन का यूज करेंगे और उस बेसिस पे हम लोग देख सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 47, ईमेल क्लाइंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो ईमेल क्लाइंट का जो हमारा प्राथमिक उद्देश्य होता है उसका होता है ईमेल पढ़ना और भेजना। मेन तो यही उद्देश्य होता है, प्राथमिक उद्देश्य, ईमेल का काम भी यही होता है। नेक्स्ट है हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित में से कौन से सूत्र का उपयोग सेल की श्रेणी में अधिकतम मान, देखिए मैं अभी आपको बताया था अधिकतम रहेगा तो क्या मैक्सिमम, तो 48 का मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पे सी में देखिए। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है। MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट में बोल्ड फॉर्मेटिंग विकल्प का टेक्स्ट सामान्यतः निम्नलिखित से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ये शॉर्टकट की हमको लगता है पूछा गया है। 49 का देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। अच्छा, बोल्ड यानी कि बोल्ड करने पे क्या दर्शाता है ये पूछा गया था। ठीक है, Ctrl+B से बोल्ड होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इससे जो है हमारा टेक्स्ट को गाढ़ा और मोटा बनाता है, यानी कि हो जाता है जैसे कि आप ये देखिए बोल्ड है। ठीक है, इसको हम बोल्ड अगर हम Ctrl+B दबा देंगे तो ये थोड़ा मोटा हो जाएगा और इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, आप लोग को अगर कंप्यूटर पे अगर कीबोर्ड है तो आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं। बोल्ड मोबाइल में भी तो होता है, आप कोई ऐप के थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 50 नंबर, एक ऐसा एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन जो पूरे स्क्रीन पर चलती है और जब आप माउस हिलाते हैं तो वह स्वतः ही लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो देखिए आप अगर कंप्यूटर को कुछ देर छोड़ देंगे या मोबाइल डिवाइस को भी तो स्क्रीन लॉक हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर क्या हो जाता है, वो चला जाता है स्क्रीन सेवर मोड में, यानी कि उसका लाइट अपने आप ऑफ हो जाता है। और अगर आप फिर उसको हिलाएंगे यानी कि माउस को, तो यानी कि कर्सर को, तो वो आ जाएगा, तो उसको हम लोग स्क्रीन सेवर बोलते हैं, स्क्रीन सेवर। ठीक है, 50 का सी। नेक्स्ट है हमारा 51 नंबर। 50 नंबर आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रहेगा, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। देखिए, तापीय पावर प्लांट की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, यानी थर्मल पावर प्लांट को कैसे बढ़ा सकते हैं इसकी क्षमता को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च भाप दाब का प्रयोग करके। ठीक है, थर्मल में यही प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा 52 में है हमारा किसका अधिकतम मॉडरेटिंग अनुपात होता है। तो मॉडरेटिंग अनुपात अधिकतम जो होता है D2O। ठीक है, D2O का, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा 53, विकसित देशों में किसी जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम वोल्टेज कितना होता है। तो वो होता है 33, यानी कि 33,000 वोल्ट। नेक्स्ट है हमारा 54, देखिए ये नोमरिकल से है, ये हमको लगता है प्रदीप्ति से है। देखिए, एक हाइड्रोलिक पावर स्टेशन की आपूर्ति 160 मीटर की मीन हेड से 10 गुने 10 पर पावर 8 क्षमता के जलाशय द्वारा की जाती है। हाइड्रोलिक दक्षता 80% है और विद्युत दक्षता 90% है। जलाशय का क्षेत्र इतना है तो इतना की दर से बिजली की आपूर्ति की जाने, पानी का स्तर गिरने की दर क्या होगा। बहुत ही टफ है ये, इसमें 2-3 फॉर्मूला लगेगा। इसका जो राइट आंसर है हमारा 54 का बी हो जाएगा। ठीक है, बी। कुछ कुछ रहेगा आपको नॉमरिकल, देखिए नॉमरिकल के लिए आपको हमको लगता है कि थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा। कुछ कुछ नॉमरिकल ऐसा है जो कि नहीं मतलब उसमें 3-4 फॉर्मूला लगता है और कौन फॉर्मूला कहाँ लगेगा ये आइडिया नहीं हो पाता है। देखिए 55 में आइए, 55 में है हमारा विद्युत ऊर्जा प्रदान करने का प्रभावी तरीका वोल्टेज स्थिरता, उच्च शक्ति गुणक, कम संचरण ह्रास को बनाए रखने के लिए FACTS और SVC जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। सेट 1 निम्नलिखित संक्षेपाक्षरों सेट 2 का मिलान करें। देखिए मिलान करने के लिए है हमारा 55 का, तो देख लीजिए
अगर ये आप क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर आपके पास कोई बुक होगा तो आप इसमें हमको लगता है आप ये क्वेश्चन पढ़ भी लिए होंगे, कुछ लोग, सब लोग तो नहीं ही पढ़े होंगे। देखिए 55 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए FACTS इसका क्या होता है, फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, और SVC का जो होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है स्टैटिक वोल्टेज कंपनसेशन। देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है सारा का। देखिए FACTS क्या होता है, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, उसके बाद AC ट्रांसमिशन सिस्टम, AC है और उसका TS का ट्रांसमिशन सिस्टम, और SVC का देखिए स्टैटिक वोल्टेज कंपनसेशन। चलिए नेक्स्ट है हमारा 56। 56 है हमारा, लोड हटाने पर किसी लंबे संचरण पथ लाइन के प्राप्ति छोर का वोल्टेज प्रेषक छोर के वोल्टेज से अधिक हो जाता है, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को हम लोग कहते हैं फेरांटी प्रभाव। देखिए क्या है यहाँ पे, प्राप्ति छोर का वोल्टेज यानी जो प्राप्त हो रहा है और प्रेषण छोर के वोल्टेज से अधिक हो जाता है, यानी प्राप्त करने वाला का जो वोल्टेज अधिक होगा तो उसको फेरांटी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 57। 57 है हमारा, प्राथमिक संचरण में विद्युत आपूर्ति लोड सेंटर तक किसके द्वारा ट्रांसमिट की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 फेज 3 वायर। 3 फेज 3 वायर। नेक्स्ट है हमारा 58, 4 बिंदु स्टार्टर यानी 4 बिंदु प्रवर्तक कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो 4 बिंदु जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसका हो जाता है यानी क्षेत्र नियामक द्वारा विस्तृत प्रास पर गति नियंत्रण के लिए, ठीक है, उसी के लिए हम लोग 4 बिंदु का प्रयोग, 4 पॉइंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 59। 59 है हमारा, इंटरपोल का मुख्य कार्य डीसी धारा जो है मोटर के भारित यानी लोड होने पर ब्रश और द्विक परिवर्तन के बीच डैश को कम करना है, ठीक है। तो इसके बीच क्या कम किया जाता है, तो यानी कि फुल स्पार्किंग जो होता है उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि देखिए इंटरपोल का मुख्य कार्य क्या है, तो डीसी धारा मोटर के भारित यानी लोड होने पर जो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच जो होता है स्पार्किंग, उसको कम करने के लिए हम लोग इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 60 नंबर, ये भी देखिए नॉमरिकल से है, बाकी बात ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए 4 पोल 500 वोल्ट शंट मोटर में इसके आर्मेचर पर 720 तरंग संयोजित है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तरंग, यानी ये वेव बाइंडिंग है, और वेव बाइंडिंग जो हमारा होता है तो उसमें जो ए बराबर कितना हो जाता है, ए बराबर हो जाता है 2, लेकिन लेव बाइंडिंग रहता तो ए बराबर उसमें होता है पी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कंडक्टर लगे हुए, पूर्ण भार आर्मेचर धारा 60 एम्पियर है। देखिए आर्मेचर का धारा भी दिया हुआ है, अविवाह प्रति पोल फ्लक्स का मान भी दिया हुआ ये है, और आर्मेचर प्रतिरोध इतना दिया है, संपर्क पात प्रति ब्रश 1 वोल्ट है। तो मोटर की पूर्ण भार गति क्या है, एन निकालना है आपको, ठीक है। आपका एक फॉर्मूला होता है EB बराबर P5ZN/60A, ठीक है, वो भी फॉर्मूला इसमें प्रयोग होगा। और देखिए एन का मान इसमें जो हमारा हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर बी, 675 RPM गति का मान पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट है हमारा डीसी मोटर, एक परिदृश्य पर विचार करें जब एक कंडक्टर जिसकी लंबाई L है और एक चुंबकीय क्षेत्र जिसकी ताकत H है, फ्लक्स घनत्व V है के अंदर रखा गया है और करंट I कंडक्टर के माध्यम से बह रहा है, तो बल F बराबर क्या होगा? तो ये तो फॉर्मूला है, अगर आपको ध्यान में होगा देखिए आप ऑप्शन देख लीजिए, आप ऐसे ही मार दीजिएगा। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा ये होता है F बराबर VIL sin थीटा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा 62। 62 भी हमारा देखिए पूर्ण भार पर 1500 RPM यानी ये गति दिया है, N बराबर दिया हुआ है, ठीक है। गति पर संचालित एक 200 वोल्ट DC श्रेणी मोटर 40 एम्पियर की धारा लेते, I बराबर भी दिया हुआ है। इसका प्रतिरोध 0.1 है। क्षेत्र असंतृप्त के द्वारा परिवर्तन स्टार्टिंग समय रेटेड बलाघूर्ण प्राप्त किया जाना है। आवश्यक प्रतिरोध की गणना करें, इसमें R निकालना है आपको, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 62 का 4.9 ओम। नेक्स्ट हमारा 63, डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः कितना होता है? तो डीसी मोटर का जो स्टार्टिंग प्रतिरोध होता है कम से कम यानी होता है तो 1 से 10 ओम होता है, जितना कम हो उतना होता अच्छा होता है। देखिए 64 देखिए ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन है, बाइंडिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी बाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र अधिक होता है? तो क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र जो हमारा अधिक होता है वो होता है कम वोल्टेज बाइंडिंग में, ठीक है। कम वोल्टेज बाइंडिंग में सेक्शनल क्षेत्रफल जो होता है उसका अधिक होता है, और जो अधिक वोल्टेज बाइंडिंग रहेगा उसमें कम होता है। नेक्स्ट है हमारा 65, एसी मशीनों में वितरित कुंडली यानी डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? सारा आप पढ़ लीजिए आप लोग एक बार। देखिए पढ़ते हैं, आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रिएक्टेंस कम होता है, ये सही है। चालकों की समान वितरण से बेहतर शीतलन मिलती है, ठीक है। समान रहेगा वितरण तो शीतलन भी यानी अच्छी मिलेगी। और पढ़िए आप लोग, देखिए सी है हमारा, इंड्यूस्ड एमएफ वेवफॉर्म अधिक साइनसोइडल प्रवृत्ति का होता है, ये भी सही है। डिस्टॉर्गिंग हार्मोनिक्स को हटाया नहीं जा सकता, ये गलत है, हटाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 66, लैप तथा वेव बाइंडिंग में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए लैप और वेव बाइंडिंग में मुख्य अंतर क्या है, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसमें देखिए समांतर पथों की संख्या, देखिए P का मान जितना दिया होगा यानी कि A बराबर P जब होता है हमारा, यानी ये देखिए है क्या है, देखिए A बराबर समांतर पथों की संख्या है और P बराबर पोल है, तो ये हमारा हो जाएगा लैप बाइंडिंग। और अगर वेव बाइंडिंग पूछा गया है तो वो हमेशा A बराबर 2 होगा, ठीक है। A बराबर 2 ये होता है वेव बाइंडिंग, ठीक है। वेव बाइंडिंग में जो हमारा होता है सेकेंडरी यानी कि सेकेंडरी बाइंडिंग में ज़्यादा होता है और लैप बाइंडिंग में सेकेंडरी में कम होता है। वेव बाइंडिंग उच्च के लिए होता है यानी स्टेप अप के लिए। नेक्स्ट हमारा 67, शुद्ध प्रतिरोधी भार एक सिंगल फेज फुल कन्वर्टर के लिए विलंब कोण अल्फा के बीच होता है जो V के बीच आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 से π/2 और 2 वोल्ट मीटर बटे π/2 नेक्स्ट है हमारा 68, यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू होती है लेकिन पूर्ण बलाघूर्ण विकसित नहीं कर पाती है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? यानी मोटर चालू हो रहा है, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर, और स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो विकसित नहीं कर पाती है, तो इसमें जो संभावित कारण होता है वो देखिए न्यू उत्तेजित वोल्टता ये हो सकता है, रिवर्स क्षेत्र कुंडलन ये भी होता है, मुक्त अथवा लघु परिपथ यानी ओपन या शॉर्ट सर्किट ये भी हो सकता है, यानी कि इनमें से कोई भी एक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 69 है हमारा, लघु संचरण लाइन पर फेज फॉल्ट के लिए डैश टाइप रिले को प्राथमिकता दी जाती है। तो देखिए जहाँ पे भी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगा यानी लघु संचरण लाइन, तो फेज फॉल्ट के लिए कौन सा रिले प्रयोग करते हैं ये पूछा गया है। तो 69 का जो हमारा हो जाएगा राइट आंसर डी, प्रतिघात रिले यानी कि रिएक्टेंस टाइप रिले, ठीक है। रिएक्टेंस टाइप रिले का प्रयोग करते हैं हम लोग लघु संचरण लाइन में, याद करना पड़ेगा इसको आप लोग। नेक्स्ट है 70 नंबर, 70 नंबर है हमारा, नीचे दिए गए विकल्प में स्किन इफेक्ट की घटना किसमें मिलती है? तो स्किन इफेक्ट की घटना जो है हमारा सो मिलता है चालक धातु में, कंडक्टर मेटल में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 71, एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ज 4 पोल सिंक्रोनस मोटर में 14 इलेक्ट्रिकल डिग्री के लोड के समकक्ष मैकेनिकल डिग्रीज कितनी होगी? अगर आपने वॉल्यूम 1 बनाया है तो ये सेम सवाल वॉल्यूम 1 में दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 डिग्री, और ये कहीं शायद प्रीवियस में पूछा गया भी, यूपीपीसीएल का प्रीवियस है शायद। नेक्स्ट है हमारा 72,
सप्लाई लाइन के आर पार एक कैपेसिटर लगाया जाता है, तो क्यों लगाया जाता है? तो लगाया जाता है शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए, इसी के लिए कैपेसिटर लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 73। एक सामान्य उत्तेजना के साथ चल रहा सिंक्रोनस मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए किसमें परिवर्तन लाता है? तो ये जो है परिवर्तन लाता है टॉर्क कोण में, टॉर्क एंगल में। सामान्य उत्तेजना पर चल रहा है कोई सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, और लोड में जब परिवर्तन होता है तो ये टॉर्क में भी परिवर्तन होता है, इसके समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती। नेक्स्ट है 74। आर्मेचर प्रतिक्रिया में डैश के लिए ब्रशों को बिल्कुल चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष पर रखा जाता है। तो देखिए चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष पर रखा जाएगा, क्यों? आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए, इसलिए ब्रशों को चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष पर रखते हैं। क्यों? आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा 75। 75 है जल विद्युत अल्टरनेटर यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक अल्टरनेटर के बारे में पूछा गया है कि तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा होता है। देखिए टर्बो अल्टरनेटर यानी कि जिसका व्यास छोटा है उसको ज़्यादा स्पीड चाहिए, ठीक है, इसमें ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, ठीक। और इसको देखिए जल विद्युत अल्टरनेटर, इसको हाइड्रो में इसको कम चाहिए, धीरे धीरे अपना ये बिजली उत्पन्न करते रहता है। तो देखिए अगर रोटर का व्यास छोटा है तो स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 75 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप भी उच्च घूर्णन गति पर कार्य करना, आप भी अपने घर में अगर छोटा पंखा मंगाते होंगे, छोटा डायना वाला, तो वो ज़्यादा स्पीड घूमता होगा, ठीक है, तो उसी के कारण यानी कि उसका व्यास कम होता है। आइए 76 है हमारा शक्ति गुणांक सुधारने की विधियां कौन सी है? तो 76 का देख लीजिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कला अग्रगारी का प्रयोग, यानी कि जो फेज यानी है फेज एडवांसर का प्रयोग होता है, उसी के लिए शक्ति गुणांक तब सुधरता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 77। एक अल्टरनेटर का वोल्टेज नियमन कम होता है जब लोड सर्किट में क्या होता है, यानी कि लोड सर्किट में ज़्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा, तब वोल्टेज नियमन कम हो जाता है। तो 77 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घटता हुआ पावर फैक्टर। अगर पावर फैक्टर डिक्रीज होगा तो उसमें जो है सो हमारा वोल्टेज विनियम भी कम हो जाएगा। 78 में आइए, 78 है हमारा, इनमें से कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रकार नहीं है, यानी कौन सा सिंगल फेज मोटर नहीं है, ठीक है। तो 78 का देखिए स्प्लिट फेज भी इंडक्शन मोटर भी सिंगल फेज में आता है, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी सिंगल फेज में आता है, शेडेड पोल मोटर भी खिलौना में जो प्रयोग करते हैं वो भी सिंगल, लेकिन स्लिप रिंग जो है ये 3 फेज प्रेरण मोटर है, ठीक है, और ये उच्च यानी इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है स्लिप रिंग का। नेक्स्ट है हमारा 79। एकल मान संधारित एवं संचालित सिंगल फेज प्रेरण मोटर के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 79 का जो हमारा गलत है इसमें यह है कि इसे भारी लोड के साथ परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है, नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 80 नंबर, देखिए ये भी नॉमरिकल से है। देखिए पोल का मान दिया हुआ है P बराबर, और उसके बाद स्टेटर आपूर्ति की आवृत्ति दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, रोटर की आवृत्ति दिया है 2 हर्ट्ज। तो स्लिप का मान यानी S बराबर निकालना है। S बराबर फॉर्मूला क्या होता है? FR, इस पे बिठा देंगे आप तो हमारा निकल जाएगा। 80 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4%। नेक्स्ट है हमारा 81। 3 फेजीय पिंजरी प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि से किया जाता है, यानी कि किससे किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पंद चौड़ाई मॉड्यूलेशन। स्पंद चौड़ाई मॉड्यूलेशन से गति नियंत्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 82 है हमारा, एक 3 फेज प्रेरण मोटर 1200 आरपीएम पर घूम रही है, एन बराबर दिया हुआ है, आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, एफ बराबर भी दिया हुआ है, पोलों की संख्या क्या होगी? इसमें फॉर्मूला लग जाएगा आपका एन बराबर 120 एफ बाई पी, ठीक है, इससे आपका पी का मान निकल जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर सी, 5। नेक्स्ट है हमारा
83 ये ट्रांसफार्मर से है, ये भी न्यूमेरिकल है। ट्रांसफार्मर की मुख्य कुंडली द्वितीयक कुंडली में फेरो टर्नों की संख्या इतना है। देखिए ये प्रथम कुंडली का संख्या है, ये दूसरी कुंडली का, यानी N1 ये है, ये N2 है। मुख्य कुंडली में 80 वोल्ट है, प्रथम कुंडली की बात कर रहा है, उसमें 80 वोल्ट है, ठीक है। V1 दिया हुआ है। तो द्वितीय कुंडली का प्रेरित फेरा विभवांतर क्या होगा, इसमें विभवांतर निकालना है आपको। सबसे पहले V2 निकालना होगा फॉर्मूला लगा के, वो फॉर्मूला आपको याद ध्यान रखना है। N2 बराबर N1, V2 बराबर V1 और I1/I2, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा। इससे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 83 का B हो जाएगा, 0.08 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 84। एक पिंजरी प्रेरण मोटर को 50 हर्ज आवृत्ति वाली आपूर्ति के लिए बनाया गया है। इसका 60 हर्ज आवृत्ति वाली आपूर्ति पर संयोजित करने पर क्या घटित होगा, यानी कि 50 हर्ज का है कोई मोटर और उसको हम लोग 60 हर्ज आवृत्ति से संयोजित कर देंगे तो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6/5 भाग से चलेगी, ठीक है। यानी उसका कुछ ज़्यादा गति हो जाएगा। देखिए 60 हर्ज का प्रयोग भारत में नहीं किया जाता है, ये अमेरिका में किया जाता है, और भारत में किया जाता है 50 हर्ज का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑयल ब्लास्ट कूलिंग किस क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑयल ब्लास्ट कूलिंग जो हमारा होता है, इसका शॉर्टकट होता है ABCB। इसका प्रयोग किया जाता है 500 किलोवाट से अधिक, ठीक है, 500 किलोवाट से अधिक। और नेचुरल जो हमारा एयर होता है उसका किया जाता है 500 से कम। नेक्स्ट है 86 है हमारा ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करना है। देखिए शॉर्ट सर्किट जब ट्रांसफार्मर में होगा तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए इसमें हो जाता है कॉपर लॉस, ठीक है, कॉपर लॉस यानी तांबा लॉस। नेक्स्ट है हमारा 87 है किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 10 है। यदि इनपुट सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ज है तो आउटपुट सप्लाई आवृत्ति कितनी होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 50 हर्ज। इसमें आवृत्ति का कोई लेन देन नहीं, आवृत्ति नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है 88 है हमारा एक दहनशील दीवार में एक आउटलेट बॉक्स जुड़ा होना चाहिए, तो कैसे जुड़ा होना चाहिए ये बताना है। तो इसका जुड़ा होना चाहिए वह तैयार दीवार की सतह के साथ फ्लश्ड हो। नेक्स्ट है हमारा 89 है कि विद्युत वायरिंग में किस अधिनियम का पालन किया जाता है, कौन सा नियम है हमारे देश में। तो वो 89 का है ऑप्शन नंबर C भारतीय विद्युत नियम 1956। इसी का रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का रूल 1956 में आया था। विमान, जहाज और कई यूरोपीय देश में घरों में विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा प्राथमिकता पर ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति लाइन में डैश दिया गया है। तो विद्युत आपूर्ति लाइन में दिया गया है 110 वोल्टेज। देखिए किसके लिए, देख लीजिए आप लोग, विमान, जहाज और यूरोपीय देश में घरों में विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा प्राथमिकता पर ध्यान देते विद्युत आपूर्ति लाइन में 110 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 91। कौन सा कथन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का एक हानि है। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ABCB, ये देखिए रेलवे में भी प्रयोग किया जाता है इसका। तो इसमें जो है सो आग लग सकता है, देखिए आग लग सकता है। इसका राइट आंसर A, ब्लास्ट होगा तो आग लग जाएगा, इस ध्यान में रखना है। देखिए 92 है तड़ित रोधक को फेरने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तड़ित रोधक क्या है, आसमान से जो बिजली चमकती है यानी बिजली आती है पृथ्वी पे, उसी को बोलते हैं तड़ित रोधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्ज डाइवर्टर, ठीक है, इसी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 93। स्विच कौन सा डिवाइस है, स्विच का काम क्या करते हैं, ठीक है, स्विच का काम है कंट्रोल करना। हम लाइट को ऑफ कर देंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगा, तो कंट्रोल करना है इसका काम। चलिए 94 है हमारा, देखिए ये भी न्यूमेरिकल है। 1000 MVA 33 किलोवोल्ट 3 फेज सर्किट ब्रेकर की त्रुटि हानि के कारण अचानक बंद हो जाता है, तो रेटेड मार्किंग करंट पीक कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 44.6 किलो एम्पियर। नेक्स्ट है हमारा 95। LT 600
60 वोल्ट ग्रे पावर केबल में उपयोग किए जाने वाला चालक का व्यास किस पर निर्भर करता है? व्यास जो है सो हमेशा धारा पर निर्भर करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और वोल्टेज लंबाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, केबल में जोड़ लगाने आम बिजली प्रयोजन, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो प्रयोजन में फ्लक्स के रूप में, क्या चीज के रूप में? फ्लक्स के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? ये प्रीवियस कहीं पूछा गया है, यूपीपीसीएल में पूछा गया शायद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेजिन, ठीक है, रेजिन। नेक्स्ट है हमारा 97, कोई केबल को YFY के रूप में डिजाइन किया गया है, तो यह क्या इंगित करता है? तो देखिए, ये जो इंगित करता है हमारा ताम्र चालक पीवीसी रोधन, फॉर्म्ड वायर या फ्लैट आर्म्ड पीवीसी पाउडर, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मैंने ये कुछ दूसरा पढ़ा था यूथ के बुक में, हमको लगता है इसका देख लीजिएगा आप लोग। इसका जो मैंने पढ़ा था वो मैं बता देता हूँ आपको क्या पढ़ा था, देखिए। हाँ, इसका जो मैंने पढ़ा था ये डी नंबर पढ़ा था, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, देखिए कौन सा नंबर है, ये 97 है, ठीक है। ये हमको गलत लग रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग। नेक्स्ट है 98 है, HSO केबल की कटाक्ष आकृति होती है, तो इसका जो आकृति होती है त्रिभुजाकार होती है, HSO केबल, ठीक है, HSO केबल कटाक्ष आकृति। इसके लिए आपको केबल पढ़ना होगा अच्छे से, तब समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 99, 500 कैंडल पावर स्रोत से 10 मीटर की दूरी पर स्थित सतह पर प्रदीपन कितना होगा जबकि कोण 45 डिग्री दिया हुआ है? देखिए, एक फॉर्मूला होता है E बराबर I/d², और इसी को लिखते हैं E बराबर CP/h²। देखिए, इसी पे ये बनेगा, बाकी बात इधर लगा दीजिए cos थीटा, ठीक है, 45 डिग्री यानी cos के मान पे बैठेगा, तो इस पे बैठा के आप लोग बना सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हमारा आएगा 99 का ए, 3.5 ल्यूमेन प्रति मीटर। नेक्स्ट है हमारा 100 नंबर। देखिए, सोडियम वेपर लैंप का आयतन विभव कितना होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा होगा कि सेट में ही देखने को मिलेगा, कोई बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ये वैसा ही क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.12 वोल्ट सोडियम